पिछले दिनों मुसलमानों के लिए ओवैसी ने कहा था कि वो बराबरी के शहरी हैं, किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। इस मुद्दे पे बाकी मुसलमानों की बात बाद में करेंगे, पहले ओवैसी साहब के बारे में ही बात कर लेते हैं। बेशक तुम किराएदार ही हो, जी हाँ 100% किराएदार ही हो। वो क्या है ना कि आपके दादा जान अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 70 साल पहले अपने हिस्से की जमीन मांग ली थी और वो हमने दे भी दिया था। पूरे 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट दिया था, जिसमें नदियां थी, हरियाली थी, खेत थे, खलिहान थे, प्राकृतिक संसाधन थे। नॉर्थ वेस्ट का यह प्लॉट भारत के भूमि का मिला था आपको, बिल्कुल हाईवे पर था, जहां से एक रास्ता मध्य एशिया की तरफ, तो एक रास्ता मध्य पूर्व एशिया की तरफ, तो एक रास्ता आपका चीन की तरफ जाता था। कराची से दिखने वाला वो अरब सागर भी शामिल था उसमें। इसके बाद भी यदि आप वहां जाकर नहीं बसे तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कौन हिस्सेदार है, कौन किराएदार है, ये बताने से पहले आप पता करो कि तुम्हारे दादा जान और MIM पार्टी ने हिस्सेदारी में मांगा क्या था। लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। अब मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि कभी ये जिहादी आतंकी कहता है कि 700 साल तक हमने राज किया था, हुकूमत की थी, और कभी कहता है कि लाल किला पे जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वो लाल किला ही हमारा है। तो कभी ये जिहादी कहता है कि 15 करोड़ मुसलमान 85 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे। तो कभी भारत माता कहने से इनकार करता है, तो कभी ये जिहादी राष्ट्रगान गीत गाने से आपत्ति करता है, तो कभी ये आतंकी वंदे मातरम पे आपत्ति करता है, कभी इसके मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और यह सब सुन के उसके समर्थक मंच के नीचे बैठकर तालियां बजा रहे होते हैं। हर बार हर दिन इसके जुबान से जहर ही निकलता है। आखिर इतना जहर आता कहां से है, ये सारी जानकारी आज मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं द टेनेस्ट टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल जहर की जो खेती है यह पुराना इतिहास रहा है ओवैसी खानदान का। इसके जहरीले इतिहास को जानने के लिए मैं आपको इसके इतिहास में दर्ज काली करतूत की तरफ ले चलता हूं। आपको इतिहास की खिड़कियां वैसे भी आम लोगों के लिए बंद ही रहती है। अब आइए जानते हैं कि ओवैसी खानदान का जहरीला DNA कैसा है। बात 1927 की है, जब हैदराबाद के निजाम के सलाह पर एक दल बनाया गया जिसका नाम रखा गया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम, यानी कि MIM। ओवैसी इसी MIM के निकले हुए MIM के अध्यक्ष हैं। खैर, अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस MIM का मकसद क्या था। दरअसल हैदराबाद का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने के लिए इस MIM का गठन किया गया। जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के MIM ने हैदराबाद में पाकिस्तानी सोच को इतना खाद पानी उड़वा दिया कि आज़ाद भारत में हैदराबाद एक बड़ी समस्या के रूप में उभर चला। तो ये बात हुई MIM की जिन्नावादी सोच की। इसकी असली खूनी कहानी शुरू होती है 1944 में, जब MIM की कमान कासिम रिजवी के हाथ में आती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे कट्टरपंथी खूनी नेता के तौर पर नाम दर्ज है कासिम रिजवी का। सबसे पहले MIM ने अपने रजाकारों को भरना शुरू किया। रजाकार मतलब होता है, मैं अपने देखने वालों को बताऊं, कि बंदूकधारी हथियारबंद मुसलमानों का वो सेना, वो लड़ाके जो हैदराबाद को
आज़ाद मुल्क बनाने के लिए या पाकिस्तान में मिलाने के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए तत्पर थे, जो इस बात का समर्थन करते थे कि एक न एक दिन मुसलमानों का भारत में शासन होगा। 2 लाख रजाकारों की सेना, जिसमें ज़्यादातर MIM के कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने लाखों हिंदुओं की हत्या हैदराबाद में करा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो हैदराबाद रियासत में रहने वाले हिंदुओं को जज्बा कर देना पड़ता था। क्या आप में से ये सब बात मालूम है आपको? मुगलिया जजिया पर 1947 के दौर में आज़ादी के बाद भी MIM के कार्यकर्ता हिंदुओं से जजिया कर वसूलते थे, और ये आज लोकतंत्र संविधान बचाने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, आए दिन हैदराबाद से गुजरने वाले ट्रेनों पर हमला किया जाता था और हिंदुओं की हत्या की जाती थी, और यह सब करते थे MIM के कार्यकर्ता। वही MIM जिसका आज नाम AIMIM है और उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। जब सरदार पटेल ने देखा कि MIM के कार्यकर्ता और MIM के सरगना कासिम रिजवी की वजह से हैदराबाद भारत के हाथ से यह निकल सकता है, तब सन 1948 में हैदराबाद रियासत पर हमला करके ऑपरेशन पोलो के तहत रजाकारों की सेना को महज 5 दिन के अंदर ढेर कर दिया। इसके बाद कासिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया और MIM पे प्रतिबंध लगाया गया, और एक ही झटके में इनकी जो पाकिस्तानी सोच थी, जिन्नावादी सोच थी, इनका घमंड चकनाचूर हो गया। कासिम रिजवी को मुसलमान होने का इतना घमंड था, इसका उल्लेख एक किताब में मिलता है। इस किताब के लेखक मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि जब उन्होंने कासिम रिजवी से पूछा कि ये कहाँ तक सही है कि हैदराबाद रियासत के 20% मुसलमान 80% हिंदुओं पे शासन करे, राज करे, इस सवाल के जवाब में कासिम रिजवी कहता है, हैदराबाद में हम मुसलमान भले ही 20% है, लेकिन निज़ाम ने यहाँ 200 साल तक राज किए हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि हम मुसलमान सिर्फ राज करने के लिए बने हैं, और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का पूरे देश में राज करेंगे। तो ये था इसका सोच। वही जो है दूसरे तरफ BP काठे अपनी पुस्तक में मराठवाड़ा अंडर द निज़ाम के पेज नंबर 75 में वो लिखते हैं कि कासिम रिजवी की सोच थी कि मुसलमान हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखे। आज के AIMIM वाले कासिम रिजवी वाली की जो सोच है वो काफ़ी मिलती जुलती है। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब 10 साल आगे चलते हैं, बात करते हैं समय 1957 की। सरकार ने, उस समय की कांग्रेसी तत्कालीन सरकार ने कासिम रिजवी को रिहा कर दिया। अब उसका भारत से कोई रहनुमा बचा नहीं, तो पाकिस्तान में रहने के लिए शरण मांगी और पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त दे दी। पाकिस्तान जाने से ठीक एक दिन पहले MIM की बैठक बुलाई गई और पाकिस्तान के जाने के बारे में उसने अपने साथियों को बताया। सवाल उठा कि MIM का कमान किसे सौंपा जाएगा, तो कासिम रिजवी ने अपने वकील साथी का नाम सुझाया, जिसका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। जी हाँ, वही अब्दुल वाहिद ओवैसी जो आज के ओवैसी साहब के दादा जान थे। कासिम रिजवी 15 जनवरी 1970 को कराची में गुमनामी की मौत तो मर गया, लेकिन हैदराबाद में ओवैसी का खानदान बाद में अलगाववादी का जिहादी बरगद पेड़ बनकर उभरा, इसमें भी कोई शक नहीं है। 1957 से 58 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM की कमान अपने हाथ में लेने के बाद सिर्फ एक काम किया। वो काम था कासिम रिजवी की MIM के आगे AIMIM जोड़ दिया, मतलब कि ऑल इंडिया शब्द आगे जोड़ दिया MIM के साथ, और इस प्रकार बन गई आज की पार्टी, ओवैसी की पार्टी AIMIM। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है, DNA तो MIM का ही था, वही DNA आज के AIMIM का है।
वही जहरीला डीएनए जो अब्दुल वाहिद ओवैसी के पोते असदुद्दीन ओवैसी के रगों में बह रहा है अभी। अक्सर आप सोचते होंगे कि ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इतने जहरीले बोल कैसे बोल लेते हैं, क्यों बोलते हैं? तो इसका जवाब भी वही है कि जहरीला डीएनए जो दादा से बाप और बाप से बेटे तक पहुंचा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को सन 1958 में एक जहरीले भाषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दादा ओवैसी पर भड़काऊ भाषण, दंगा भड़काने, हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और 11 महीने की सजा अदालत ने दी। आंध्र प्रदेश के चंचलपुरा जेल में कैदी बनकर रहना पड़ा, यानी कि जहरीले बोल इस ओवैसी खानदान की खानदानी रिवाज है जो कि इसके डीएनए में शामिल है। अब देखिए ओवैसी भाई खुद इस काले इतिहास को बताने में कितना शर्मा रहे हैं, या यूं कहें कि दुनिया को बड़े चालाकी से अंधेरे में रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। AIMIM के वेबसाइट पर यदि आप जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें कासिम रिजवी और उसके रजाकारों के हिंसक कारनामों के बारे में किस तरह से जानकारी छिपाई गई है, बताया ही नहीं गया है। ओवैसी बंधुओं ने अपने बाप दादा के 1945 से 1958 तक के कारनामे जो काला इतिहास है उसको गायब कर दिया है। नमस्कार, वंदे मातरम।